हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। हम आपके लेके आ गए फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 210। पिछला पूरा एपिसोड सैक कंपटीशन की प्रिपरेशन पे फोकस करता है। हमें उसमें बताए गए थे कंपटीशन के रूल्स, इसकी वजह से ज़्वान सेंटियम में तहलका मच गया होता है। आप सारी डिटेल्स को जानने के लिए देख सकते हो पिछले एपिसोड को। एंड में जाते जाते सारे सुपर सैक के डिसाइपल्स अपने सैक के एल्डर्स के साथ उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ ये कंपटीशन होना था। चलो हम यहीं से शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। अगर बात करिए ब्लड रिवर की, जो कि कंपटीशन ग्राउंड था, ये बिल्कुल घोस्ट वर्ल्ड के ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट और दोदी कॉन्टिनेंट के जोलिंग कॉन्टिनेंट के किनारे पे होता है। ये वही जगह थी जहाँ पे घोस्ट वर्ल्ड और इंसानों के बीच में कई सालों पहले कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में एक्सपर्ट्स के मरने की वजह से उनकी जो भी वेपन्स और टेक्निक्स होती है वो इसी ब्लड रिवर में दफन हो गई थी। इस वजह से जगह किसी खजाने की खदान से कम नहीं होती है। जब भी यहाँ पे सैक कंपटीशन हुआ करता था, ये ज़्वान सेंटियम के बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऑफ कोर्स इसमें कमजोर कल्टिवेटर्स भी आने की कोशिश करते थे, क्योंकि अगर उन्हें कोई अच्छी नेटेस मिल जाती है तो उन्हें छिपकली से ड्रैगन बनने में समय नहीं लगेगा। अगर बात करिए ब्लड रिवर के एंट्रेंस की, तो ये होता है सोएही टाउन में। इस कस्बे में भी काफी माल मौजूद होता है और इनमें से ज्यादातर चीजें आई होती हैं ब्लड रिवर से। इन आइटम्स को अक्सर ऑक्शन के लिए रखा जाता था, जिससे इनकी पूरी कीमत हासिल करी जा सके। जियान के ग्रुप को यहाँ पे पहुंचे ज्यादा समय नहीं हुआ था। जियान कहता है तो ये ब्लड रिवर का सोएही टाउन है। आगे होते हैं जुलाओ, ये सुन के वो हंसने लगे थे। वो कहते हैं सोएही टाउन भी खजानों से भरा हुआ है। सेटल होने के बाद हम यहाँ पे अपने हाथ आजमा सकते हैं, क्या पता हमारे हाथ कुछ कीमती लग जाए। तभी चिंगशिन पूछती है एल्डर जू, ये कंपटीशन ऑफिशियली कब शुरू होगा? जुला एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कंपटीशन तो पहले शुरू हो चुका है, लेकिन ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट में जाने का एंट्रेंस कल पूरी तरीके से खुलेगा। उस एंट्रेंस से एक पावरफुल सील लगाई गई है, जिससे कोई पहले उसमें घुसपैठ न कर सके। वो तब एक्टिवेट होगी जब सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन चलो पहले हम इस कस्बे में चलते हैं। हमारा पहले वहाँ बेस बन चुका है। ये बोलने के बाद जुला सारे डिसाइपल्स को लेके चोहे टाउन में एंटर कर गए थे। भले इस जगह को एक टाउन यानी कस्बा कहा जाता हो, ये होता बिल्कुल अलग ही है। ये फैला होता है हजारों किलोमीटर्स तक। एल्डरजू काफी डिसाइपल्स के साथ एक मैंशन में पहुंच जाते हैं। उनका इंतजार पहले एक बंदा कर रहा था। ये पहली नजरों वाला बंदा अपने हाथ कब करके बोलता है एल्डरजू, ये डिसाइपल आपका स्वागत करता है। जब जन इस बंदी की स्टैंड सेंस करता है, वो कहता है क्या पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं। इसकी स्टैंड 8-7 के पीक पे पहुंच चुकी होगी। एल्डरजू और बाकियों का स्वागत करने वाला ये युआन यांग होता है। वो अपने पीछे सबऑर्डिनेट से बोलता है डिसाइपल्स के आराम करने का इंतजाम किया जाए। ओल्डजू प्लीज आप अंदर आइए। आगे चलते चलते युआन यांग के एक्सप्रेशन लगातार चेंज होते हैं। वो फिर हेजिटेट करते हुए बोली देता है ओल्डजू, मुझे इस कंपटीशन से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। जुलाओ येंची, शेंगयुआन, म्यूजुची और सैके कोर डिसाइपल्स उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं। युआन यांग आगे बोलता है कई सालों से ब्लड रिवर में भी बदलाव आ रहे हैं। हमें हाल ही में खबर मिली है कि जगह 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। येंची भौं से घोट के बोलते हैं 2 हिस्से। उन्हें ब्लड रिवर की हिस्ट्री मालूम थी। युआन यांग कहता है हाँ, ये ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के काफी करीब है। मुझे लगता है ऐसे बदलाव घोस्ट वर्ल्ड की वजह से ही हो रहे हैं। मुझे डर है कि ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के पावर हाउसेस इस बार किसी बड़े षड्यंत्र को रच रहे हैं। और तो इस कॉम्पिटिशन के रूल्स भी बहुत अनयूजुअल है। वन अलायंस के हिसाब से ब्लड रिवर की सेकेंड लेयर में बस एक स्ट्रेंथ के ऊपर के लोग ही जा सकते हैं, जो 7 स्टार 2 एम्पर या उससे ऊपर होती है। इस लेवल से नीचे वाले बस पहले लेवल में ही रहेंगे। हमें समझना चाहिए कि वो सेकंड फ्लोर ही था जहाँ सीनियर ब्रदर यिंटोंग की मौत हुई थी। लगता है येंची और बाकियों को ये पता नहीं था। येंची डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं क्या लगता है मैं सही सोच रहा था। और अब ये भी समझ में आ रहा है कि ज़्वानमिंग अलायंस पावरफुल एक्सपर्ट्स को दूसरे लेवल में क्यों जाने दे रही है। एल्डरजू कहते हैं ज़्वानमिंग अलायंस अब ज़्वाले रॉयल फैमिली के अंडर आ चुकी है और इनका टारगेट हम है। वो इस बात से सरप्राइज नहीं थे। वो कहते हैं नए डिसाइपल्स की रैंक में म्यूइंग और जियान ही 7 स्टार 2 दिन में ब्रेक थ्रू कर पाए हैं। अगर इनमें हेवली प्लेयर्स के डिसाइपल्स को ऐड कर दिया जाए तो टोटल 9 होते हैं। वहीं पे ज़्वाले रॉयल फैमिली के पास कम से कम 10 7 स्टार 2 एक्सपर्ट्स हैं। इनमें कुछ लोग तो 8 स्टार 2 लेवल तक भी पहुंच चुके हैं। हालांकि एल्डरजू बाकियों का मोरल डाउन नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये सच्चाई थी। तभी म्यूटियानियन आगे बढ़ के बोलता है ओल्डजू आप चिंता मत करिए, इस बार हम जरूर सफल होंगे। एल्डरजू नोड करके बोलते हैं हाँ मुझे तुम पे भरोसा है। हमारे बर्निंग एसेंस पवेलियन के डिसाइपल्स कमजोर नहीं है। और तो सेकंड फ्लोर पे 8 स्टार 2 एम्पर की स्टैंड को सप्रेस किया जाता है। अगर तुम्हें वहाँ पे सीनियर ब्रदर यिंटोंग की अस्थियां मिले तो उन्हें हर कीमत पे वापस लेके आना। जुलाओ ने इस बात को दोहराया होता है। क्लियरली इस चीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। डिसाइपल्स भी बात को मानते हैं। जुलाओ कहते हैं इस कंपटीशन में सेकंड फ्लोर में टीम म्यूटियानियन के लीडरशिप में जाएगी और जियान उसकी मदद करेगा। जहाँ तक बात रही फर्स्ट फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर पर रहने वाले डिसाइपल्स की इंचार्ज है चिंगशिन। डिसाइपल्स अपने अपने असाइनमेंट को सुन के नोट करते हैं। जुलाओ कहते हैं अभी
अभी आराम करो। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम सभी इस कस्बे की सैर करना चाहते होगे, लेकिन याद रखना खतरा हर जगह मौजूद है। कुछ और इंस्ट्रक्शंस को सुनने के बाद डिसाइपल्स चले जाते हैं आराम करने। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब रात आ चुकी थी। हम तीन फिगर्स को अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखते हैं। ये जियान, लिडली और म्यूफंग था। जब म्यूइंग के कमरे के सामने से निकल रहे थे, जियान को म्यूइंग से बात करने में थोड़ी हेजिटेशन होती है। अच्छी बात है, इसी पर अंदर से म्यूइंग की आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज कहती तो तुम सभी घूमने जा रहे हो। इसका जवाब जियान देने वाला था, तभी एंट्री मारती किसी और की आवाज। हमें कमरे से फोर्थ शैडो बाहर आती हुई दिखाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि अर्थ पैलेस मास्टर लिंग मैंगशेंग की बेटी लिंगजुआन होती है। वो कहती तुम सब इतनी रात को मेरे बिना ही इस टाउन को घूमना चाहते हो। इस लड़की के चेहरे पे थी टीजिंग स्माइल और क्लियरली जियान को चढ़ा रही होती है। जियान भी हेजिटेट नहीं करता, वो दोनों लड़कियों की बात पे एग्री कर लेता है। हालांकि लिंगजुआन को शैतानियां पसंद थी, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं था। और जहाँ तक बात रही म्यूइंग की, जियान जानता था कि उससे मिलने के और उसके पास ज्यादा मौके नहीं बचे हैं, क्योंकि कंपटीशन के बाद यांची उसे लेके कहीं दूर चले जाने वाले थे। हालांकि जियान म्यूइंग के लिए कुछ खास फीलिंग्स को नहीं रखता था, लेकिन तब भी जब वो सोचता है कि म्यूइंग की जिंदगी अब तक इतनी कठिनाइयों से भरी रही है, वो खुद को सिंपैथी फील करने से रोक नहीं पाता। म्यूइंग की बाह में अपनी बाह डाल के लिंगजुआन से खींच के ले जाती है। वो कहती है मैंने सुना था ये सोए टाउन बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इसे एक्सप्लोर करने का मुझे कभी मौका नहीं मिला। इस लड़की को ऐसे फुदकती हुए देख के पीछे खड़े तीनों लड़के बस अपने सिर को हिला सकते थे। जियान भी लड़कियों के बीच चलना शुरू कर देता है, लेकिन इसी पल उसे सुनाई देती शाओई की आवाज। शाओई कहता है बिग ब्रदर। जियान पीछे मुड़ाता। शाओई के एक्सप्रेशन काफी सीरियस होते हैं। वो बोलते हैं मुझे इस कॉम्पिटिशन से एक डेंजरस सेंसेशन फील हो रही है। जिस तरीके से चिहारोन और ज़ुआनम्यू की जियान आपके हाथ से गई है, ज़ोले रॉयल फैमिली चुपचाप नहीं बैठेगी। लिडली के चेहरे पे उस चिंता को देख के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो स्माइल के साथ बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे साथ में फेस करेंगे। और मुझे भी लगता है कि इस कंपटीशन के बाद अब इस जगह को छोड़ने का समय आ गया है। इन शब्दों ने लिडली को सरप्राइज कर दिया था। वो पूछते हैं क्या सच में कि आपने मन बना लिया है? जियान नोड करके बोलता है हाँ, ये डिसाइड हो चुका है। कैलिन तो यहाँ मौजूद है, लेकिन जूनर और बाकियों को कोई पता नहीं है। मैं अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता। लिडली बोलता है बिग ब्रदर आप जहाँ जाओगे मैं आपके साथ चलूंगा। तभी उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। शाओई कहता है लेकिन पिछले कुछ समय से मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लगता है मुझे कोई चीज गाइड कर रही हो। जियान को सोच के बोलते है शायद तुम्हारे ब्रेक थ्रू के साइड इफेक्ट्स हैं। लिडली भी शायद कह के शांत हो गया था। वो जियान को और भटकाना नहीं चाहता था। काफी जल्दी ये सभी सोही टाउन के बीचों बीच में पहुंच जाते हैं। अगर बात करें सोही टाउन की, तो इसमें भी ज्वालिंग सिटी जैसी चहल पहल रहती है। जगह जगह पे स्टॉल्स मौजूद थे और उनके ऊपर अलग मेडिसिन पिल्स, जड़ी बूटियां और हथियार रखे होते हैं। एक बंदा कहते हैं एम्पर टियर की अर्थ पिल, इसका नाम है फेंगियान यिंग। लड़ने के दौरान इसे खाने पे अचानक से स्पीड बढ़ाई जा सकती है। इसके बगल में बैठा होता है एक और बुड्ढा। वो कहता है यहाँ पे देखो, ये एक सेकंड टियर एम्पर रैंक की पिल, इसका नाम है ट्रेजर स्नेक पिल। इस पिल को कंज्यूम करने से कोई जहर तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा, जिससे तुम डेजर्ट ऑफ डेथ में बड़े आराम से घूम सकते हो। जब ग्रुप इस एरिया में एंटर करता है, लिंगजुआन किसी छोटी सी बच्ची की तरह उन मेडिसिन पिल्स की दुकान पे फुदकना शुरू कर देती है। ये देख के जियान बिल्कुल स्पीचलेस था। वो कहता है हाँ ये वैल्यूएबल है, लेकिन हमारे लिए अब इनका बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह गया है। मुझे लगता है असली कीमती चीजें हमें अंदर की साइड मिलेंगी। ये सुन के लिंगजुआन अपना मुंह फुला के वापस आ गई थी। धीरे धीरे समय गुजरता है। हम इस मार्केट की गहराइयों में जाते हैं। यहाँ कुछ जाने पहचाने फिगर्स इकट्ठे हो चुके थे। हमारा ध्यान जाता है दो ग्रुप्स के ऊपर जो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, और इन दोनों की लीडर्स तो लड़कियां थी। सबसे पहले ध्यान जाता है वानो पवेलियन की सीनियर सिस्टर सूची के ऊपर। सूची के सामने वुडू खड़ी होती है, जिसे हम फायर पॉइजन गर्ल के नाम से भी जानते हैं। सीनियर सिस्टर सूची बोलती है पॉइजन सैक ने सच में कई लोगों को भेजा है। जवाब देती हुए वुडू बोलती है क्या तुम्हारे वानो पवेलियन के पास लोगों की कमी पड़ गई? तुम लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है? हम दोनों जानते हैं कि कंपटीशन क्या मायने रखता है। वुडू और कुछ बोलने वाली होती है, तभी उसे 4 फिगर्स दिखाई दिए थे। वो कहती है हाँ, लेकिन लगता है हमारे पास और मेहमान भी हैं। सूची भी नोट करके बोलती है कोई बात नहीं, अगली बार मैं देखना चाहूंगी कि तुमने कितना इम्प्रूव किया है। सीन इन लड़कियों से थोड़ी दूर गया था। एक भारी भरकम सा बंदा बोलता है टिस्क, ये वानुआ पवेलियन और पॉइजन सैक सच में एक दूसरे से टकराने से कभी नहीं चूकते हैं। ये बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट डेसोलेट पैलेस का सीनियर ब्रदर था। इसके बगल में खड़ा होता है डूजन। डूजन पूछता है सीनियर ब्रदर ये कौन लोग हैं? उसने मूनलाइट फेरी के रिव्यूज में देखा था कि दोनों लड़कियां साथ मिलकर जियान की हेल्प कर रही थी। वैसे सच बोला जाए तो हेल्प हो रही होती है यूरू की। सीनियर ब्रदर फेंगहोंग डूजन को बताता है क्या तुम्हें वो एल्डर सिस्टर शूची दिख रही है, जिसके चारों तरफ वो जेंटल ऑरा फैला हुआ है? वो है वानो पवेलियन की सीनियर सिस्टर, और दूसरी तरफ है सीनियर सिस्टर वुडू। ये दोनों पुराने राइवल हैं। अब भले इनके सेट साथ में आ गए हो, लेकिन लगता है अभी ये दोनों एक दूसरे को टेस्ट करना चाहते हैं। डूजन ने नोड किया था, तभी उसे कुछ और फिगर आते हुए दिखाई देते हैं। वो बोलता है जियान। डूजन
जियान की तरफ आगे बढ़ने वाला था, लेकिन फेंगोंग उसे वहीं पर रोक लेता है। फेंगोंग की पैनी नजरें टिकी होती हैं कुछ फिगर्स के ऊपर। वो एक बहुत सीरियस आवाज में कहता है वहां मत जाओ। भीड़ में अभी 3 लोग छिपे हुए थे। इनके वो लग्जूरियस कपड़े बता रहे होते हैं कि इनका बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। हालांकि इन तीनों ने अभी अपने ऑरे को छिपा रखा था। लगता है जियान के ग्रुप ने इस डेंजर को सेंस नहीं किया था। इन पांचों की नजरें लगातार एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल तक जाती हैं। अब कुछ कुछ चीजें ऐसी भी अपीयर हो चुकी होती हैं जो जियान को भी अपनी तरफ खींचती हैं। इनके दुकानदार तेजी से चिल्ला रहे होते हैं। एक बुड्ढा बोलते हैं मदर अर्थ स्टोन। कहा जाता है कि इसके पास मिस्टिकल बॉडी रिफाइनिंग इफेक्ट्स होते हैं। इसे ले जाओ बस 10 लाख स्वर्ण मुद्राओं के बदले में। ये तो बस शुरुआत थी, आगे और भी भयंकर लोग होते हैं। एक मर्चेंट चिल्ला के बोलता है जो जुआनटियान आयरन, ये मैजिकल वेपन्स बनाने के लिए सबसे कीमती धातुओं में से एक है। इसे आप बस 50 लाख स्वर्ण मुद्राओं में खरीद सकते हो। ऐसे ये बात भी नहीं होती, ये सब रैंडमली चिल्ला रहे हो। इन दुकानदारों की आंखें एकदम पैनी होती है। ये भी सेंस करते हैं कि किसी की नजरें इनके बेचने के सामान पे पड़ गई है। फिर ये मर्चेंट्स अपनी तरफ उस कस्टमर को खींचने की हर कोशिश किया करते थे। लिंग जुआन के पैर एक जगह पे रुक नहीं रहे थे। वो मियुइंग के हाथ को पकड़ के जियान से बोलती है जियान, मैं सिस्टर यिंग के साथ और कुछ देखने जा रही हूँ, हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे। इन दोनों की जोड़ी को दूर जाते हुए देख जियान कहता है दोनों इतने करीब कब आए। लिटरली अपने सर को खुजाते हुए बोलता है बिग ब्रदर आपको पता नहीं है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो मियुइंग ने लिंग जुआन के साथ काफी समय व्यतीत किया है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उन दोनों की रिलेशनशिप काफी अच्छी हो चुकी है। ये सुन के जियान भी अपने सर को हिला के बोलता है जाने दो, चलो हम भी अपने लिए कुछ अच्छा देखते हैं, क्या पता हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। जियान की टोली के थोड़े से पीछे वो 3 फिगर्स होते हैं। इन तीनों में जो लीडर होता है वो गायब होने से पहले बोलता है जियान को फॉलो करो, मैं उस लड़की को संभालता हूँ जो इंसान में बदली है। फिर वो गायब हो गया था। पीछे रह गए दोनों एक्सपर्ट्स भी कम पावरफुल नहीं होते। इनमें से एक की स्ट्रेंथ थी 7 स्टार 2 की मिड स्टेज पे और दूसरा एक लेट स्टेज 7 स्टार 2 पर होता है। ये दोनों चुपचाप से लिटरली जियान का पीछा करने लगे थे। जहाँ तक बात रही म्यूफंग की, आई डोंट नो, और शायद म्यूफंग को भूल ही गया है। चलो हम लौटते हैं स्टोरी पे। समय तो रुकता नहीं है। अभी तक जियान लिटरली कई दुकानों के सामने से गुजर चुके होते हैं। हालांकि इन्हें कुछ अच्छी चीजें दिखाई दी थी, लेकिन उनके बदले में जो कीमत मांगी जा रही होती है वो जियान को राज नहीं आती। शाओई कहता है शोहे एरिया के मार्केट में कस्टमर्स को लूटने के अलावा और कुछ नहीं होता। जियान नोट करके बोलता है लगता है आज हमारा लक सही नहीं है। बिना जगह पे और रुकते हुए वो मार्केट प्लेस के आखिरी एरिया की तरफ जाता है। अगर यहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता तो लगता है आज उसे खाली हाथ ही वापस लौटना होगा। फिर से एक बार खोजबीन शुरू होती है। एक एक करके 4 दुकानें निकल जाती हैं। ये चारों काफी बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लेकिन जब जियान 5वीं स्टॉल पे पहुंचा था वो पाता है कि एक छोटी सी दुकान है और इस पे बैठा हुआ होता है एक बुड्ढा जिसकी आंखें काफी खोई खोई सी लगती हैं। लेकिन जब जियान देखता है इसके सामने रखे आइटम्स को, उसके पैर वहीं पे थम जाते हैं। जियान तुरंत ही जमीन पे बैठ के चीजों को बिना छुए बस देख के बोलता है ओल्ड मैन ये कितने की है। वालसी बुड्ढा अपनी आंखों को थोड़ा सा खोलता है। फिर वो कहता है इसके बदले में मुझे एक 2nd ग्रेड एम्पर रैंक की पिल चाहिए। इस बुड्ढे के बाल तो एकदम सफेद होते हैं, लेकिन बियर्ड ब्लैक एंड व्हाइट होती है। न जाने क्यों, लेकिन इस आलसी से बुड्ढे को देख के जियान को एक मिस्टीरियस फीलिंग आती है। उसे लगता है ये एक हिडन एक्सपर्ट होगा। वो तभी वॉइस से उठ के बोलता है एक 2nd ग्रेड एम्पर रैंक पिल। ओल्ड मैन क्या तुम इसके लिए कुछ ज्यादा ही चार्ज नहीं कर रहे हो? जियान को फिर से अपनी एक आंख से देख के वो बुड्ढा कहता है हे लड़के, तो मुझे मूर्ख समझने की कोशिश मत कर। अगर मैंने इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं पाया होता तो मैं यहाँ से बेच नहीं रहा होता। मुझे लगता है इसके अंदर के राज को जानने के लिए वो घोस्ट और इमोर्टल्स और भी महंगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जियान उस रहस्यमय चीज को देख के बोलता है ओ, तो इस चीज में घोस्ट और इमोर्टल्स को भी इंटरेस्ट आएगा। हाँ, बात ऐसी थी कि स्टॉल में बस एक ही आइटम था। ये एक मुट्ठी के बराबर पत्थर होता है जिसमें कुछ लोहे और तांबे के टुकड़े चिपके होते हैं। देखने पे चीज बिल्कुल गार्बेज यानी कि कचरा लगती है, लेकिन पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से इसके अंदर कुछ अनयूजुअल फील करता है। जियान कहता है क्यों ना मैं इसके बदले में एक 1st ग्रेड एम्पर लेवल की पिल दूं। ऑफ कोर्स वो बुड्ढा भी मजा हुआ खिलाड़ी था। वो कहता है लड़के, मैं बस इसके अंदर के राज को खुद जान नहीं पाया हूँ, वरना तुझे इसे खरीदने का मौका नहीं मिलता। और क्योंकि चीज तुझे इतनी इंटरेस्टिंग लग रही है, लगता है तेरे पास इसका सीक्रेट जानने का तरीका है। लगता है इसकी कीमत तुझे मुझसे भी अच्छे से पता होगी। जियान स्माइल करके जवाब देता है सीनियर, मुझे तो बस ऐसा लग रहा था कि इससे मेरी किस्मत जुड़ी हुई है। अब क्या सच में इसके अंदर कुछ मिस्टीरियस मौजूद है? इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या पता ये एक बस नॉर्मल पत्थर का टुकड़ा हो, तब तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा। वो बुड्ढा जियान को कुछ समय तक देखता रहता है। फिर उसके चेहरे पे एक बहुत हल्की स्माइल आती है। वो तभी हम्प करके बोलता है पैनी जुबान वाले लड़के, ठीक है मैं इसे तुझे बेच देता हूँ। खुशी से गदगद हुआ जियान तुरंत ही अपनी स्टोरिंग से एक एम्पर 1st ग्रेड की पिल को बाहर निकालता है और इसे बुड्ढे को दे दिया गया था। और बुड्ढा उस पत्थर की तरफ हाथ आगे बढ़ा के बोलता है एक लड़के इस चीज को लेकर जल्दी निकल ले, मैं भी अपनी दुकान बंद करने वाला हूँ। उसकी उंगलियां पत्थर को छूने ही वाली थी, तभी हम उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखते हैं। वो कहता है कौन है यहाँ पे? सुनाई दी थी एक चिढ़ाने
वाली आवाज। वो आवाज कहती है, ओल्ड मैन, मुझे लगता है इस मार्केट में जो सबसे ऊंची कीमत लगाएगा आइटम उसी के हाथ लगना चाहिए। भीड़ में से बाहर आते हैं दो फिगर्स। उनके चेहरे पे कोल्ड स्माइल्स मौजूद थी। ये जियान को पूरी तरह से इग्नोर करके बुड्ढे पे फोकस करते हैं। जब लोग उन्हें अब ध्यान से देखते हैं, लोगों के बीच में बुनबुनाने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। एक बंदी कहती है, ये कौन लोग हैं? तभी उसका टीममेट हंस करके बोलता है, क्या तुम जानती नहीं हो? ये फैंक्शन पवेलियन का राइजिंग स्टार जियान है और वो दोनों वो जोले रॉयल फैमिली के 4 हेवली किंग्स में से एक के सबऑर्डिनेट है। इनकी स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग है। एक कैम्ब्रिड 7 स्टार दूधी और दूसरा लेट स्टेज पे है। इसकी बात को सुन के आसपास के लोग थोड़े डर से गए होते हैं। कुछ लोग पीछे हट के बोलते हैं, ट्यांगशिंग जो कि 4 हेवली किंग्स में सबसे कमजोर है, उसके पास भी इतने पावरफुल सबऑर्डिनेट्स हैं। लगता है बाकी के 3 और भी डेंजरस होंगे। जब जन इन दोनों नमूनों को देखता है, वो मनी मन में कहता है, जोले रॉयल फैमिली के 4 हेवली किंग्स, मैंने इनकी तलाश भी नहीं करी और ये मुझे ढूंढते हुए आ गए। हालांकि उसके सामने दोनों की स्ट्रेंथ 7 स्टार दूधी से ऊपर थी, तभी जियान को इनका कोई डर नहीं होता है। सीन जाता है उस बुड्ढे की तरफ। वो कहता है, इस आइटम को मैंने इस नौजवान को पहले ही बेच दिया है। तुम दोनों को यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसके एक इशारे से पत्थर गायब हुआ था और वो अगली बार अपीयर होता है जियान के हाथ में, जिसे जियान स्टोर करने में बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता। ऐसे नजारे को देख जोले रॉयल फैमिली के दोनों सबऑर्डिनेट्स ना पाराक होने लगते हैं। इनमें से एक जियान से बोलता लड़के, उस चीज को हमारे हवाले कर दे, तुझे नहीं पता कि तेरी किससे दुश्मनी हो रही है। इन दोनों को जियान बस एक स्माइल के साथ देख रहा था। उसके चेहरे पे गुस्से का तो नामो निशान नहीं होता है, लेकिन अगली मोमेंट हम उसकी आंखों से एक पैनी रोशनी को निकलते हुए देखते हैं। ये था शार्प किलिंग इंटेंट। वो बोलता है, जोले रॉयल फैमिली के कुत्ते भी इतने घमंडी हो गए, लेकिन क्योंकि तुम मौत को बुलावा दे ही रहे हो, तो चलो तुम्हारी इस विश को भी पूरा कर दिया जाए। इन वर्ड्स के साथ जियान का फिगर गायब हो जाता है। हालांकि लिटरली भी एक्शन लेना चाहता था, लेकिन जियान ने मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू उसे पहले ही रोक दिया होता है। आखिरकार लिटरली जियान का ट्रम्प कार्ड था और जब तक उसकी स्ट्रेंथ छिपी रहेगी, ये जियान के लिए फायदेमंद ही होगा। हालांकि इन दोनों को भी डायरेक्टली जियान के ऊपर हमला करने का ऑर्डर नहीं मिला था, लेकिन जियान की कमजोर कल्टिवेशन को देख के दोनों खुद को साबित करने में लग जाते हैं। ये स्पेस की फ्लक्चुएशन सेंस करके अपने अपने पावरफुल अटैक्स को लॉन्च कर देते हैं। एक का नाम था जुआनटिन हैंड, दूसरा था मिस्टीरियस येलो पाम। जब जियान स्पेस से बाहर आया होता है, ये अटैक्स उसके सामने अपीयर हो गए थे। ये देखी दोनों लौंडों के चेहरे पे आ गई थी स्माइल, लेकिन अगली पल स्माइल हॉरर में ही बदल जाती है, क्योंकि वो पाते हैं कि जो जियान अपीयर हुआ है वो तो बस एक आफ्टर इमेज है। दोनों के अटैक्स उसके आर पार हो गए। ये से पहले रिएक्ट भी कर पाते। बैंग बैंग की 2 आवाजों के साथ 2 हैवी पंच इन दोनों के सीने से टकराए थे। ये तुरंत ही खून की पिचकारी फेंकते हुए पीछे घसटते हुए चले गए थे। चारों तरफ इकट्ठी हो चुकी भीड़, जो कि एक इंटरेस्टिंग शो देखने के लिए तैयार थी, वो भी डेड साइलेंस में चली गई होती है। आखिर किसने सोचा था कि बस एक अर्ली स्टेज 7 स्टार दूधी इन दोनों मिड स्टेज और लेट स्टेज 7 स्टार दूधी को बस कुछ सेकंड्स में ही बिल्ली बना देगा। आसमान में खड़ा जियान स्माइल के साथ घमंड से भरी आवाज में बोलता है, अगर सच में मुझे चैलेंज करना ही है तो फिर क्यों न अपने मास्टर को भेजो। तुम्हारे जैसे कुत्ते बिल्लियों का क्या मतलब है? जियान की पहली अटैक ने इन दोनों के अंदर ऐसा खौफ भर दिया था कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से अंदर से उबल पाते हैं। इनकी फटने की हिम्मत नहीं होती। दोनों मनी मन में कहते हैं बेस्टर्ड। खासकर जब चारों तरफ इकट्ठी हुए लोगों की पैनी पैनी नजरें इन दोनों के चेहरों पर जा रही थी, इनके पास दांती मीज के जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। ऑफ कोर्स ये जानने से पहले जियान को जहरीली नजरों से घूरना भूले नहीं थे। इन दोनों को देख के जियान भी साय करता है। अगर ये कोई और जगह होती तो इन दोनों का अब तक काम तमाम हो चुका होता। अफसोस की बात है कि भले ही चारों तरफ 2 लेवल के एक्सपर्ट्स नजर ना आ रहे हो, लेकिन उनकी नजरें हमेशा अपने डिसाइपल्स के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पे किसी की जान लेना बहुत मुश्किल होगा। वो शाओई से बोलते, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, चलो जल्दी से म्यूइंग और बाकियों को ढूंढा जाए, समय वापस लौटने का आ गया है। पीछे मुड़ रही जियान को देख के बुड्ढा मनी मन में कहता है, तभी मैं कहूँ कि लड़का इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था, तो ये बर्निंग एसेंस पवेलियन का डिसाइपल है। लगता है जूजिन और बाकी के लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, मुझे भी इसके बारे में वापस जाके रिपोर्ट करना चाहिए। उससे बोलने के बाद तो चुपचाप से जियान को फॉलो करने लगा था। रिडली और जियान पैदल चलते चलते कुछ दुकानें ही पार कर पाए थे। इसी पर इनके कान में एक तेज आवाज गई थी। वो आवाज होती है, जियान जियान। इनके सामने एक फिगर आती है जिसकी हालत सही नहीं लगती। इस फिगर को देख के जियान कोल्ड आवाज में कहता है, लिंगजुआन। वो तुरंत समझ जाता है कि कोई बड़ी परेशानी हो गई। जियान कहता है, क्या हुआ? लिंगजुआन, जिसकी आवाज कांप रही थी, वो बोलती है, सिस्टर यिंगिंग, जोले रॉयल फैमिली के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। जियान के एक्सप्रेशन तुरंत ही डार्क हो गए थे। वो बोलते हैं, मुझे वहां ले चलो। ये सुनने के बाद भी लिंगजुआन शांत नहीं होती। लिंगजुआन कहती, लेकिन वो जोले रॉयल फैमिली के एक हेवली किंग है, उसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दूधी की पीक की है। नहीं, हमें इसके बारे में जल्दी से ओल्ड जू को बताना होगा। ऑफ कोर्स जियान उन लोगों में से नहीं था जो अपने दोस्तों को बिल्कुल परेशानी में देख सके। वो लिंगजुआन से बोलता है, मुझे वहां ले चलो। उसकी आंखों की डिटर्मिनेशन को देख के लिंगजुआन समझ जाती है कि अब कुछ नहीं होने वाला। हम फाइनली उसे जियान को म्यूइंग की दिशा की तरफ ले जाते हुए देखते हैं। सीन चेंज होता है। हम एक ओपन एरिया में म्यूइंग
को एक बंदे की तरफ घूरते हुए देखते हैं। वो बंदा उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, ही लिटिल ब्यूटी, तुम्हें चुपचाप मेरे साथ चलना चाहिए। इस तरीके से तुम्हारी कोमल त्वचा ऐसे ही डेलिकेट रह पाएगी। जवाब में म्यूइंग बस कोल्ड नोट करती है। इसका मतलब था सपने देखते रहो। उसके सामने खड़े इस बंदे का नाम होता है ट्यांगचिंग। जब बीच सड़क पर ऐसा तमाशा होता है, काफी जल्दी लोग यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। इस वजह से अब ट्यांगचिंग को भी सब्र नहीं होता। एक जोश के साउंड के साथ वो सीधा म्यूइंग की तरफ शूट हो गया था। पीछे जहाँ पे उसने अपने पैरों को प्रेस किया था, वहाँ स्पेशल क्रैक्स रह जाते हैं। जैसा हमें पता है कि इस दुनिया में हर तरीके के लोग मौजूद होते हैं। इनमें से कुछ भावनाओं को रखते थे, तो बहुत सारे लोग बहुत निर्दयी भी होते हैं। नजारे को देख रहे एक बंदा कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, ही ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़ोलिन रॉयल फैमिली के हेवली किंग्स में ये लड़का ट्यांगचिंग इसकी रैंक नंबर 4 पे आती है। वहीं पे दूसरी तरफ पे लड़की म्यूइंग, जो फैंक्शन पवेलियन के ह्यूमन हॉल की टॉप डिसाइपल है। पास में खड़ा होता है एक और लड़का, जिसे म्यूइंग के ऊपर दया आ रही होती है। वो बोलता है, बर्ड इंसेंस पवेलियन क्या इसके बारे में कुछ नहीं करने वाले? इसका जवाब देता है उसका टीम लीडर। वो कहता है, ट्यांगचिंग ने पिछले सेक कॉम्पिटिशन में भी ज़ोलिन रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट किया था, तब से अब तक वो और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वहीं पे लगता है इस लड़की ने अभी 7 स्टार दूधी में ब्रेक थ्रू किया है। चलो हम वापस से म्यूइंग की तरफ लौटते हैं। जब उस पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आते हुए फील करती है, वो समझ जाती है कि ट्यांगचिंग म्यूइंग को सबके सामने एक उदाहरण बनाना चाहता है और कंपटीशन के शुरू होने से पहले ही वो फैंक्शन पवेलियन के ऊपर एक धब्बा लगाना चाहता है। इस समय म्यूइंग के सीधे हाथ में से खून बह रहा होता है। ये चोट आई थी लिंगजुआन को बचाने में। वो फिर से अपनी हथेली को उठाती है। उसकी आवाज के साथ फ्लेम अपीयर हुई थी। अगली पल बैंग के साउंड के साथ उसका अजर फ्लेम पाम ट्यांगचिंग के पंच से टकराता है। इस फ्लेम को देख के ट्यांगचिंग अपने पंच में और पावर सप्लाई करता है। इन बैंग 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 के साउंड के साथ उसका ऑरा राइज हुआ था। इस ओवरवेलमिंग स्टैंड के सामने म्यूइंग की आंखें अपने यहाँ पे नीली होने लगी थी और उसकी बॉडी भी रेडिएट करने लगती है एक टेरिफाइंग ऑरे को। फाइनली इस नजारे को देख के ट्यांगचिंग के चेहरे पे बड़ी स्माइल आती है। लगता है वो इस मोमेंट का इंतजार कर रहा हो। तुरंत ही पीछे जाके वो अपने हाथ पे एक लाल रंग की रोशनी को इकट्ठा करता है। ये वो सिनिस्टर ईविल ऑरा था। ज़ोलिन रॉयल फैमिली के इंटेलिजेंस के हिसाब से जब म्यूइंग के बाल और उसकी आंखें ट्रांसफॉर्म होती हैं, तो वो एक होली फ्लेम बनने की कगार पे आ जाती है। और अगर उस समय कोई म्यूइंग की जान ले लेता है, तो पीछे रह गई होली फ्लेम को अपना बनाया जा सकता है। ट्यांगचिंग डाई बोल के इस ब्लड हैंडप्रिंट को शूट कर देता है। उसकी हथेली से बाहर आया पाम अटैक हवा के साथ एक्सपेंड हुआ था। ये अपने साथ एक अलग ही डिस्ट्रक्टिव पावर को ले जा रहा था। अगर ये अटैक लैंड करता है, तो म्यूइंग बस इंजर्ड नहीं होगी, उसकी जान भी जा सकती है। जैसे वो होली फ्लेम स्पिरिट म्यूइंग के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करती है, म्यूइंग अंदर ही अंदर से फाइट करने लगी थी। लेकिन ये थी उसकी एक गलती, क्योंकि इस कंफ्यूजन में फंस के वो सही समय पर रिएक्ट नहीं कर पाती। अटैक आ चुका होता है उसके जस्ट सामने। फाइनली हम म्यूइंग की आंखों में हताशा आते हुए देखते हैं। वो जस्ट अपनी आंखें बंद करने वाली होती है। इसी पर दाईं ओर से एक ड्रैगन, जो पूरी तरीके से खाकी होली फ्लेम से बना हुआ था, वो बूम के साउंड के साथ उस एनर्जी हैंडप्रिंट से टकराया था। इस फ्लेम ड्रैगन ने उस पाम अटैक को तो तोड़ा ही होता है, साथ में म्यूइंग को भी दूर फेंक दिया था। जब वो ट्यांगचिंग अपने अटैक को नाकाम होते हुए देखता है, वो बुर्राते हुए बोलता है, कौन है यहाँ पे? तो कह हमारे ज़ोलिन रॉयल फैमिली के अफेयर्स में किसकी इंटरफेयर करने की हिम्मत हुई? सुनाई देती काम आवाज। वो आवाज कहती, तुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, तेरी जान लेने वाला सामने आ चुका है। ऑफ कोर्स ये जियान था। वहीं पे पीछे लिंगजुआन म्यूइंग को सपोर्ट करती है। वो पूछती, सिस्टर यिंग क्या आप ठीक हो? म्यूइंग अपने होठों से खून पहुंचती हुई नोट करती है। अभी उसकी आंखें फिर से नॉर्मल होने लगी थी। लिंगजुआन जियान की तरफ मुड़ के बोलती है, जियान हम किसी भी तरीके की परेशानी खड़ी नहीं कर रहे थे, हम बस यहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी इस ट्यांगचिंग ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अगर सिस्टर यिंग ने मुझे बचाया नहीं होता, तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाता। जियान तुम्हें हमारा बदला लेना होगा। जियान मुड़ता है म्यूइंग की तरफ। जब उसकी नजरें म्यूइंग के घायल हाथ के ऊपर गई थी, अचानक से जियान के चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा था। चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक फैलने लगती है। ये था जियान का ट्रू किलिंग इंटेंट। हालांकि इसे किलिंग इंटेंट की वजह से ट्यांगचिंग भी चिल फील करता है, लेकिन उसका घमंड उसे पीछे हटने के लिए अलाउ नहीं करता। स्पेशली जब वो सेंस करता है जियान की अर्ली स्टेज 7 स्टार दूधी की स्ट्रेंथ को, उसे लगता है कि उसके डरने का कोई कारण नहीं है। ट्यांगचिंग फीकी हंसी के साथ बोलता है, हाँ सच में क्या टचिंग सीन है, लेकिन तुम्हारी अर्ली स्टेज 7 स्टार दो एम्पर की स्ट्रेंथ क्या तुम्हें सच में बदला लेने का कॉन्फिडेंस देती है? अभी जियान इतना शांत था कि उसके चेहरे पे स्माइल ही अपीयर हो गई थी। वो बोलता है, उसका हाथ लो, इसकी कीमत तुम अपने हाथ से चुकाओगे। ये वर्ड जस्ट जियान के मुंह से बाहर आए होते हैं। शोहे टाउन का पूरा मार्केट एरिया अचानक से वहीं पे जम जाता है। वो ट्यांगचिंग जो कि जियान को देख के जैसे हंस ही रहा था, हम तुरंत ही उसके चेहरे को शॉक की वजह से ट्विस्ट होते हुए देखते हैं। वो मनी मन में कहता है, इम्पॉसिबल, ये एक डोमेन है। जो अपनी शॉक से बाहर आया था, वो एक बार फिर से अपनी सराउंडिंग्स को देखता है। उसे वो पुराना मार्केट दिखाई नहीं देता, बल्कि एक अनजानी जगह थी। ज़ोलिन रॉयल फैमिली कितने अहम मेंबर होने की वजह से उसे काफी जानकारी होती है। ट्यांगचिंग बोलते हैं, नहीं ये एक डोमेन नहीं बल्कि एक होली फ्लेम स्पेस जैसा लग रहा है। स्पेस में बस 5 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक जियान होता है। लिटरली मनी मन में कहता है, ही बिग ब्रदर
ब्रदर का होली फ्लेम सच में मिस्टेक कर ले। वो कुछ समय पहले उस सिटी के बीच में था, लेकिन जैसे जियान ने होली फ्लेम स्पेस एक्टिवेट किया, वो लिंगजुआन म्यूइंग टियांगशिन के साथ यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया है। जियान टाइम वेस्ट नहीं करता, वो कहता है क्योंकि तुमने इसे चोट पहुंचाई तो उसकी कीमत चुकाओ। फायर डिसेंड, ये कहते पूरा स्पेस थर्राने लगा था। पफ पफ के आवाजों के साथ वो खाकी फ्लेम्स इरप्ट होती हैं। इस स्पेस की खास बात ये थी कि जियान फ्लेम को जहाँ चाहे वहाँ फोकस कर सकता था। जब टियांगशिन उस ओवरवेलमिंग टेम्परेचर को फील करता है, वो दांती मीस के बोलता है डैम इट, ये सच में होली फ्लेम है। तो कैसी बड़ी परेशानी में पाके वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता। हैंडसीज को चेंज करते हुए हम उसे अपने हाथ को सीने में प्रेस करते हुए देखते हैं। ये ब्लड कर्स एक्टिवेट किया गया था। इस चीज को जियान तुरंत पहचान जाता है। वो कहता है 4th ग्रेड का ब्लड कर्स, लेकिन तुम्हारे लिए अफसोस की बात है कि तुम मेरे होली फ्लेम स्पेस में हो। जैसे वो अपनी हथेली को आगे बढ़ाता है, तुरंत ही हम फायर हार्ट टियानियन के फ्लेम क्रिस्टल को अपीयर होते हुए देखते हैं। ये अपने आप ही फ्लोट करते हुए ऊपर चला गया था। फिर जियान सामने की तरफ इशारा करके बोलता है फायर हार्ट टियानियन, इस इविल को सप्रेस करो। तुरंत ही बूम के साउंड के साथ उस होली फ्लेम क्रिस्टल में से एक वेव फैली थी। ये प्योर फ्लेम एसेंस होता है। जब वो टियांगशिन इसके संपर्क में आता है, उसके शरीर में फैलने वाले वो लाल रंग के निशान अपने आप ही छिपने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है वो डर की वजह से कांप रहे हो। इसी के साथ टियांगशिन की चीखने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। होली फ्लेम का एसेंस छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल के उसके शरीर से लिपटने लगता है। साथ में बढ़ती हैं चीखों की आवाजें। जब लिंगजुआन लिटरली म्यूइंग ऐसे सीन को देखते हैं, इन अंदर से काफी अच्छा महसूस हुआ था। लिंगजुआन अपनी फिस्ट को ऊपर करके बोलती है बहुत अच्छा। शाओई बोलता है अगर इसने ब्लड कर्स एक्टिवेट नहीं किया होता तो बिग ब्रदर को इसे डील करने में थोड़े और एफर्ट लगाने पड़ते हैं। अफसोस की बात है कि इसका सामना होली फ्लेम से हुआ है। म्यूइंग भी कुछ बोलने वाली थी, तभी उसका ध्यान जाता है होली फ्लेम के कोने पे। वो बोलती है न जाने क्यों, लेकिन मुझे कुछ पावरफुल प्रेजेंसेस फील हो रही हैं। ऐसा लग रहा है वो हमें देख रहे हो। क्या ये मेरी इमेजिनेशन है? वहीं पे लिंगजुआन लगातार जियान को देख रही थी। वो उसकी स्टाइल सीखने के लिए तैयार होती है। खासकर टियांगशिन के वो चिल्लाने की आवाजें लिंगजुआन की कानों के लिए म्यूजिक थी। अभी वो टियांगशिन कोई इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर लग रहा होता है। उसकी त्वचा जगह जगह पे जल चुकी थी। वो चिल्ला के बोलते जियान मुझे जाने दो, वरना ज्वाले रॉयल फैमिली तुम्हें बख्शेगी नहीं। ये देख के जियान अपने सिर को हिलाता है। उसकी उंगली हल्का सा नीचे प्रेस होती है। ये था रॉक शैटरिंग हेवन बरियल। नीचे से मैग्मा बाहर आया था और साथ में आग वाले पत्थर निकलते हैं। ऐसा लगता है एक बड़ा सा प्लेनेट उस टियांगशिन को दफन करने के लिए आगे बढ़ रहा हो। जब वो जियान के अटैक को देखता है, टियांगशिन समझ जाता है कि उसकी मौत करीब आ गई है। वो फाइनली पूरी ताकत ला के बोलता है एल्डरी मेरी जान बचाओ। बस उसके ये कहते ही यहाँ का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। मुस्क्रैक में से बाहर आते हुए देखते हैं बुड्ढे को। वो कहता है बर्निंग इंसेंस पोवेलिन के जूनियर इतने घमंडी कब से हो गए। उस बुड्ढे के उंगली के हल्के से टैप ने जियान के अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया था। इस बुड्ढे को देख के जियान बहुत सरप्राइज नहीं हुआ होता। वो शुरुआत से एक पावरफुल प्रेजेंस को फील कर रहा था और अब वो समझ जाता है कि और कोई नहीं, वो ड्रैगन लेवल लियन का वाइस कमांडर येमो है। बुड्ढा येमो जियान की टोली को देख के बोलता है दो होली फ्लेम के विल्डर और अर्थ पैलेस लॉर्ड लिंगमेशेंग की बेटी, तुम्हारी लाइनअप सच में अच्छी है। जैसा और इस बुड्ढे की बॉडी में से रिलीज हो रहा था, शाओई अपनी आप डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है। ऐसा लगता है उसकी आंखें पागलपन से भर रही हो। वो बोलता है बिग ब्रदर। अगर जियान ने एक इशारा किया तो शाओई तुरंत ही हमला कर देगा, लेकिन ये देख के जियान अपने सिर को हिलाता है। वो फिर होली फ्लेम स्पेस के एक और किनारे की तरफ देख के बोलता है सीनियर, अगर आप अब भी अपना चेहरा नहीं दिखाते हो तो फिर तुम्हारे डिसाइपल किडनैप होने वाले हैं। मुझे लगता है आप ये देखना नहीं चाहोगे। उसके कहने के बाद भी अगले 2-3 सेकंड तक कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आता। म्यूइंग और लिंगजुआन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हाउएवर इसी मोमेंट में सुनाई देती है एक आवाज। वो आवाज कहती है लड़के तू सच में चालाक है। तभी उस बुड्ढे यूमो के सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। उसमें से एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन को बाहर आते हुए देखते हैं। इसे देख के लिडली का मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया था। वो बोलते ये तो वही बुड्ढा है। ऑफ कोर्स ये होता है वही ओल्ड मैन जिससे कुछ समय पहले जियान ने उस पत्थर को खरीदा था। वो व्हाइट हेड ओल्ड मैन बोलता है ईमो, तुम्हें अपने डिसाइपल को अच्छे से नियंत्रण में रखना चाहिए। उस ब्लड कर्स को हम सब देख चुके हैं। क्या तुम इसके बारे में अब भी सफाई देना चाहते हो? जब इस बुड्ढे को ईमो ने देखा था, उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए होते हैं। वो कहता है भैया तुम अब भी जिंदा हो। ओल्ड भैया जवाब देते हुए बोलते हैं मैं बस जिंदा नहीं हूँ बल्कि मैं एक हाफ दो इमोर्टल बन चुका हूँ। ये सुन के बुड्ढा ईमो बस हम्प कर सकता था और उसके पास भी हाफ दो इमोर्टल लेवल की स्ट्रेंथ थी, लेकिन दूसरी पार्टी के होते हुए वो जियान की टोली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ईमो कहता है कल से कंपटीशन शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा बर्निंग इंसेंस पवेलियन पहले से अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ये कह के वो टियांगशिन को लेकर गायब हो गया था। होली फ्लेम स्पेस में कुछ देर के लिए शांति बनी रहती है। जियान बोलते हैं उस टियांगशिन ने इविल ब्लड कर्स का इस्तेमाल किया और मुझे इस बुड्ढे ईमो से भी एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। इस बात पे म्यूइंग भी एग्री करती है। वो कहती है मुझे इन दोनों के अंदर से स्ट्रॉन्ग इविल और सेंस हुआ था। सीन जाता है ओल्ड बाया की तरफ। अगर बात करिए इनकी असली आइडेंटिटी की तो हाँ, ये ह्यूमन हॉल के पैलेस मास्टर होते हैं। अपने हाथ के एक इशारे से जियान की होली फ्लेम स्पेस को डिस्पर्स करके ओल्ड बाया बोलते हैं चलो अभी के लिए इतना काफी है, जाओ जाओ तुम सभी
आराम करो। जियान का ग्रुप भैया को थैंक यू करके वापस लौट जाता है। जब सब कुछ नॉर्मल हो गया था, ओल्ड भैया खुद से बड़बड़ाते हुए बोलते हैं इस कंपटीशन के दौरान घोस्ट वर्ल्ड जॉन सेंटिन के ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन अब रॉयल फैमिली और इविल रेस के बीच में गहरे रिश्तों के साफ सबूत मिल चुके हैं। ये बाहर से ऐसा शो कर रहे हैं कि ये घोस्ट वर्ल्ड से मिले हुए हैं, लेकिन लगता है असल में एलियन इविल रेस से मिलके इस पूरे कंटेंट को ही कंट्रोल करना चाहते हैं। खासकर इस यूमो का इतनी जल्दी हाफ दो इमोर्टल लेवल तक पहुंचना, लगता है मैं भी वापस नहीं लौट सकता, मुझे इसकी गहराई तक जाना होगा। ये बोल के ओल्ड भैया का फिगर भी गायब हो गया था, और अब गायब तो तुम्हारा भाई भी होने वाला है। I mean, इस एपिसोड से जो इस एपिसोड को यहाँ तक देख रहे हैं वो फील कर पा रहे होंगे कि इसने सिचुएशन और भी इंटेंस कर दी है। नेक्स्ट एपिसोड में सेक कॉम्पिटिशन ऑफिशियली स्टार्ट होगा। मुझे लगता है आप उसे मिस नहीं करना चाहोगे। उनके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, वो एक बार बेल आइकन को ऑफ करके ऑन कर सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप अभी भी चल रही है। अगर आप कल के एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो डेफिनेटली मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हो। इसके भी होते हैं 3 लेवल्स। इमोर्टल लेवल या उसे ऊपर अपग्रेड करने वाले लोग हमेशा 2 या 3 एपिसोड आगे रहते हैं। आप भी इसका पूरा फायदा उठाइए। ज्वाइन का बटन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।